अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू काम कहानी पॉडकास्ट फॉर द करियर क्यूरियस। आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अयूब साहब। ही इज़ द को फाउंडर ऑफ एयरलिफ्ट, द फाउंडर ऑफ एक्सपीरिया एंड एन ऑपरेशन स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, हाउ आर यू? Sound. Thank you, Aris. Thanks for having me. इट्स रियली गुड टू सी यू। क्या हो रहा है आजकल? व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द आफ्टर मैथ ऑफ एयरलिफ्ट? Nahi Zabardast. I think it's airlift was a huge learning in so many ways. हमने एज अ टीम अपने आप को रीडिफाइन किया. हमने ये देखा कि क्या कुछ पॉसिबल है. बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के नेसेयर्स थे वो चुप हो गए कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है, और एक डोर ओपन हो गया ऑफ इन्वेस्टर्स टूवर्ड्स पाकिस्तान. और फिर एक फॉलो अप शुरू हुआ जिसमें बाज़ार और दस्तगीर और इंशाल्लाह बहुत सारे और हैं जो एयरलिफ्ट से कहीं ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह. तो आई थिंक ऑब्वियसली इट वाज नॉट द काइंड ऑफ एंड वी वुड हैव वांटेड, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि क्या नए प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हैं और क्या नई इन्वेस्टमेंट्स लेके आ सकते हैं. तो आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं? एक कंसल्टेंसी है, एक ई कॉमर्स की, एक लाइव सेलिंग से रिलेटेड है. उनके फाउंडर्स ने अभी तक अनाउंस नहीं किया हुआ है उसका नाम, तो इसलिए मैं अभी नॉट टू श्योर कि आई कैन टेक दैट. लेकिन हम अभी उनकी पूरी टेक टीम बना रहे हैं, MVP फॉर्म कर रहे हैं. ब्रिलियंट फाउंडर्स, बहुत मज़े का काम है. दे हैव रेज सम फंडिंग एज वेल, around $1 million, and so we are building that with them. And obviously I am actually talking to a lot of teams, क्योंकि अभी जो टीम हमने फॉर्म की थी और जो स्टार्टअप का एक वे ऑफ डूइंग थिंग्स है उसको रेप्लिकेट होने की बहुत ज़रूरत है. और जो चीज़ें हमने सीखी हैं, जो हमने अच्छी की हैं, वो हम दूसरों तक पहुंचाएं. तो एट टाइम्स वी टॉक टू अ टीम एट बाज़ार, एट टाइम्स टॉक टू टीम एट दस्तगीर, एट टाइम्स आई टॉक टू टीम विद डिफरेंट सर्विसेज कंपनीज इन कराची जहाँ मौका मिलता है. फिर आई स्टार्टेड टीचिंग ई कॉमर्स एट फास्ट, और उसका भी कोर मकसद ये था कि बहुत डिफरेंट तरह की लर्निंग है एयरलिफ्ट से जो आई है, और वो स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए. तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपोजर हुआ ऑफ हाउ मॉडर्न डे स्टूडेंट्स थिंक. मतलब मैंने फास्ट में जब पढ़ा था तो 98 में मैं ग्रेजुएट हुआ था. अब का जो स्टूडेंट है वो क्या सोच रहा है, और हाउ दे परसीव ई कॉमर्स, हाउ दे परसीव पाकिस्तान, हाउ दे परसीव स्टार्टअप इकोसिस्टम. फिर ऑब्वियसली उनके बड़े टिपिकल सवाल होते हैं एयरलिफ्ट से रिलेटेड कि क्या हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है देयर इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग के सम कॉन्स्पिरेसी हैपेंड. ठीक है, तो उसको अनडू करना, स्टूडेंट्स में पॉजिटिविटी बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है. क्योंकि आजकल वैसे ही हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हमारा यंगस्टर के हमारे जो इवन वेटरन्स भी हैं वो थोड़े से हिले हुए हैं. तो पाकिस्तान को इस वक्त ना होप चाहिए. तो आप एयरलिफ्ट के बैनर के साथ खड़े होके कॉन्फिडेंस के साथ सामने आते हैं, आप कहते हैं कि यार मुझसे पूछो सवाल, वो बहुत ज़रूरी है. पीपल वांट आंसर्स, तो उनको जवाब मिले तो बहुत अच्छा होता है. तो दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग इन द लास्ट 6-7 months. At the same time, talking to some of the best people in the industry about new products, including airlift की जो हमारी अपनी टीम थी ज़बरदस्त, वो भी कुछ नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं. हम लोग कुछ और भी कुछ नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह some really good news is coming very soon इंशाल्लाह. तो यहाँ पर पब्लिक प्रोफाइल बन गया है सिंस एयरलिफ्ट. हाउ हैज दैट चेंज योर लाइफ? ज़बरदस्त. इट हैज़ देखिए, ये इज़्ज़त है एक तरह की. बहुत सारे लोग जो नहीं पहचानते थे वो पहचानने लगे. बहुत सारे लोग जो आपको शायद कभी मिलते भी ना, वो आपसे मिल लेते हैं. कई ऐसी इंट्रोडक्शंस हो जाते हैं जो अदरवाइज़ ना होते. तो इट्स बीन ओवरवेलमिंग. अब देखें कि स्टार्टअप्स को कुछ अरसे पहले जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने हमें वहाँ पे इनवाइट किया, और क्योंकि हमारी फंड रेजिंग बेहतर थी तो हमें थोड़ा सा उन्होंने आगे भी रखा. इट वाज एन ऑनर टू बी देयर. ठीक है, या जिस तरह के इन्वेस्टर्स के साथ हम बातचीत कर रहे थे, जिसमें ट्विटर के को फाउंडर शामिल हैं, जिसमें ये ड्रीमवर्क्स एनिमेशन हैं, इनके को फाउंडर्स शामिल हैं, जिसमें डोरडैश के को फाउंडर्स शामिल हैं. तो ये वो लोग हैं जिनके नाम आप फॉर्च्यून और अदर मैगजीन्स में पढ़ते हैं.
उनके साथ जब आपको लगे कि यार आप एक ऐसी चीज़ बिल्ड कर रहे हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं, तो इट फील्स ग्रेट। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने पहले कोई अच्छा काम नहीं किया, हमने मेहनत बहुत की है और जगहों पे भी, लेकिन एयरलिफ्ट की वजह से एक नई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिली है। अब उसका एक काम तो ये था कि वो एयरलिफ्ट को कहीं पहुंचाती, लेकिन उसका एक दूसरा बहुत बड़ा काम ये, और ये सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत शदीद मैंडेटरी है, कि गो एंड टॉक टू यूथ्स, उनके अंदर पॉजिटिविटी फैलाएं। हमारे मुल्क को इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि ये अभी परसों एक पावर ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद हर एक का सिर्फ एक सोल्यूशन था, चलो पाकिस्तान छोड़ के चलते हैं। नहीं जा सकते, आप 20-22 करोड़ लोगों की जगह नहीं है दुनिया में, अब यहीं रहते रहेंगे। आप टोरंटो में भी बैठ के जियो देखेंगे और फिर कोड़ेंगे, तो वाई नॉट फिक्स इट। तो आपको पॉजिटिविटी फैलानी है, सारे एंटरप्रेन्योर्स को ये चीज़ बार बार, स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को, ग्रुप्स में ये बावर करानी चाहिए कि यार बहुत पोटेंशियल है और हम ये कर सकते हैं, और ये पोटेंशियल है जो टेक का जो पोटेंशियल है वो निकालेगा पाकिस्तान को इस टर्मोइल में से। तो वो चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। आई पर्सनली फील दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ डू यू कन्विंस एक शख्स है वो तैयार हो गया है इस जैसे कई पावर ब्रेकडाउन्स देख के और पता नहीं क्या क्या कुछ देख कर कि बस अब तो मैं जा रहा हूँ, मैंने कंसल्टेंट हायर कर लिया है, मैं आइल्स देने लगा हूँ अभी, और बस मैं जा रहा हूँ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और वेरेवर, उसको आप किस तरह रोकेंगे? बड़ा मुश्किल काम सर, बहुत मुश्किल काम। मेरी अपनी फैमिली में से मेरे 2 भाई, मेरी एक बहन बाहर है, ठीक है, ब्रिलियंट लोग हैं, अपने अपने करियर्स में बेहतरीन है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तो अगर मैं रोक सकता होता तो अपने घर से रोकता है ना। तो वो इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। देखें, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि अपनी माँ से मोहब्बत करो, उसको है तो है, उसको नहीं है तो नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये माँ है? ठीक है, मदरलैंड क्यों कहते हैं इसको? आपके घर में अगर आग लग जाए तो क्या आप बीवी बच्चों को लेकर बाहर खड़े जाते हैं और उसको जलने देते हैं, या आप बाल्टी लाते हैं, पड़ोसी को बुलाते हैं, इधर उधर हाथ पाँव मारते हैं, आग बुझाते हैं? हम फिर पाकिस्तान के साथ ऐसे क्यों नहीं है? अगर तो ये मदरलैंड है, अगर नहीं है तो ज़रूर। दैट इज़ योर पिच, आपकी पिच इमोशनल पिच होती है। इट हैज़ टू बी। देखें, कोई भी शख्स, मार्टिन लूथर किंग कहता था कि एट द एज ऑफ 38, अगर इफ़ यू डोंट हैव अ रीज़न टू डाई फॉर, यू आर ऑलरेडी डेड। कहता फिर आप 90 की उम्र में भी मरो, वो सिर्फ लेट अनाउंसमेंट ऑफ योर डेथ है जो आपकी 38 की एज में हो गई थी। उसकी बहुत ज़बरदस्त कोटेशन है इसके ऊपर। यू हैव टू हैव अ रीज़न टू लिव एंड यू हैव टू हैव अ रीज़न टू डाई फॉर। लाइफ कैन नॉट हैपन टू यू, यू हैव टू कार्व इट टू योर सेल्फ। एयरलिफ्ट बंद हो गई तो मैं मातम करना शुरू कर दूँ, ठीक है, आई नो कुछ लोगों का नुकसान हुआ है, कम्प्लीटली विद देम, बहुत जान मारी। हम बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं मेरे बारे में, फाउंडर्स के बारे में पिछले दिनों मेरे एसेट्स के बारे में भी आ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो लोग ये नहीं देखते कि एयरलिफ्ट की पूरी टीम, सब मुझसे अक्सर लोग कहते हैं जी ये ओवरपेड थे। यार ये 6 दिन काम करते थे, 7 दिन काम करते थे। फाउंडर्स की जो सैलरीज थी, आप किसी से पूछें आप हैरान रह जाएंगे। तो इट्स काइंड ऑफ इट्स अनफेयर टू एक्चुअली रेट एनीबडी। पिछले दिनों बायजू ऑफ इंडिया के बारे में बड़ी बातें हुई कि बायजू तबाह हो रही है और फाउंडर्स नहीं कर दिया, वो कर दिया। मुझे एयरलिफ्ट ने ये सिखाया कि मैं इवन बायजू के बारे में भी कमेंट नहीं कर सकता जब तक मुझे पता ना हो कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है टू एक्चुअली गेट इनटू द शूज़ ऑफ दैट। पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। आप कहीं भी चले जाएं, आप पाकिस्तानी रहेंगे, आपकी दूसरी जनरेशन भी पाकिस्तानी रहेगी, तीसरी भी, चौथी भी। आप कुछ कर लें, कोई इमिग्रेशन आपके पास आ जाए, आप पाकिस्तानी रहेंगे, ठीक है। और आप पूरी कोशिश करते रहेंगे कि आपके बच्चे भी ईद के दिन शलवार कमीज़ पहने और 14 अगस्त पे झंडा लहराएं। फिर छोड़ देना वो सब कुछ नहीं है, ये रहेगा आपका मुल्क, ठीक है। और जब ये अच्छा करने लगेगा ना, तो आप ही लोगों को बता रहे होंगे देखो पाकिस्तान में कितना अच्छा हो रहा है, जैसे अब इंडिया में होता है। इंडियंस आर प्राउड इंडियंस एवरीवेयर, क्योंकि इंडिया अच्छा कर रहा है। सो इट हैज़ टू बी एन इमोशनल डिसीजन, क्योंकि अदरवाइज़ आपका घर नहीं ठीक होता। वो नहीं कहते कि वो पूरी दुनिया में कहते माँ तक मत पहुँचना,
ठीक है, क्यों है? वो इमोशनल होता है किसी भी कल्चर में, वो एक सुपरलेटिव चीज़ है. यू हैव टू कंसिडर इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरा मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बड़ा स्पेशली कराची में ना, हम लोग को बड़ी आदत है कि यार कोई भी चीज़ ख़राब है तो वो पीपल्स पार्टी कर रही है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. और साथ ही हम पान की एक पीक मारते हैं दीवार पे, तो वो ज़रदारी ने फेंकी होती है. ठीक है, आप एक चीज़ को अपना समझते ही नहीं है. आप पान की पीक अपनी जेब में क्यों नहीं डालते? क्योंकि वो जेब आपकी है. तो ये सड़क आपकी क्यों नहीं है? देखें, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ओनरशिप का बहुत प्रॉब्लम है. ये जो पेट्रियाटिज़म है ना, ये फ्री में नहीं आता. और कायदे आज़म थे, बेंटली चलाते होंगे, रोज़ रोज़ चलाते होंगे लंदन में, क्या उनको ज़रूरत थी यार यहाँ आ गए, इनके अब मुकदमे लड़ रहे हैं. मतलब वो 2-2 लाख के मजमे से खिताब करे होते थे इंग्लिश में, जिनको इंग्लिश ही नहीं आती थी, लेकिन वो सुनते थे उसकी बात, क्योंकि कॉज थी. वो मरने को तैयार था पाकिस्तान के लिए. आज तक 70-80 साल गुजर गए ना, कायद आज़म के ख़िलाफ़ किसी को बोलने का कोई वो नहीं मिलता जवाज़. सो वी नीड टू रियलाइज़ कि जिनको हम हीरोज़ कहते हैं वो हीरोज़ कैसे बने थे. ठीक है, हम हिस्ट्री उठा लें, हज़रत इमाम हुसैन है, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी हैं, मतलब कौन से इनके पास सुनहरी बाव थे, क्या कंफर्ट्स थी इनके बाद, इनको क्या पड़ी थी ये सारा कुछ करने की. सो आई थिंक हम सबको ग्रैंडियोर चाहिए, हम सबको मशहूरी चाहिए, हम सबको कंफर्ट चाहिए, उसको पे नहीं करना चाहते, तो ये ज़्यादती है. So yeah, so that's your answer to basically stopping people from going abroad, and because you बिल्कुल देखिए, you're saying कि आपको ownership लेनी चाहिए. ओनरशिप भी लेनी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए ना कि जो कुछ भी वो बाहर जाके करेंगे क्या वो यहाँ कर सकते हैं. ठीक है, इन्होंने हमने डिसाइड किया हुआ कि हम ये पाकिस्तान में नहीं कर सकते. मेरे बड़े भाई कनाडा में ज़बरदस्त बैंकिंग करियर है उनका, और वो वहाँ पे रहते हैं. उन्होंने न्यूयॉर्क के हार्बर पे मछलियाँ उठाई हैं पढ़ाई के दौरान. ठीक है, क्या वो यहाँ उठाते? लेकिन अगर वो यहाँ उठाते ना, तो यहाँ पे वो बन जाते जो वहाँ बने. लेकिन वहाँ की मछलियाँ ठीक है. You think so? You think हाँ, अगर वो ये ऐसा यहाँ पर कोई इतनी मेहनत करे तो वो भी वहाँ पर पहुँच सकता है with the same, we will have the same opportunities. मैं आपके सामने कुछ अर्से पहले एयरलिफ्ट फॉर्म कर रहा था. ठीक है, ठीक है, वो चली नहीं, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है. हाँ, but it's still a success story in many ways. तो क्या ये हो नहीं सकता था? तो मैंने तो यहीं की मछलियाँ उठाई ना, लेकिन आई वॉज रेडी टू डू दैट. और देखिए, एयरलिफ्ट भी चलें एक चीज़ है, बहुत सारे लोगों के साथ वो नहीं होता. और ये कोई, दिस इज़ नॉट न्यूयॉर्क. ठीक है, ये एक बहुत ही फंसा हुआ एक मुल्क है. ठीक है, सो इसको उसमें से किसको निकालना है? लाइक फॉर एग्जांपल, यू मूविंग आउट, ये किसके लिए सोल्यूशन है? ये सिर्फ आपके लिए सोल्यूशन है. तो अगर आप इन्वायरमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे, वो भी एक पता नहीं है सोल्यूशन भी है. चलें, हो सकता है कि आपको अच्छी सड़कें और अच्छी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको जस्टिस मिल जाएगी एक सर्टेन लेवल पे. ठीक है, तो लेकिन क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है, ये लड़ना, ये 3-4 पॉलिटिशियंस का ये रह गया कि यार ये सड़कों पे निकलें. कोई इमरान खान, कोई हाफिज़ नईम, ये बस यही रह गए हैं कि ये हमारे राइट्स के लिए लड़ेंगे. तो आप कह रहे हैं कोई एक्टिविज्म, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविज्म होनी चाहिए, इसकी इसलिए- स्पिरिट होनी चाहिए. बिल्कुल, इसलिए क्योंकि आपका मुल्क इस सिचुएशन से गुजर रहा है. मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि आपके घर का एक पाइप फट जाए, ठीक है, पाइप पानी निकल रहा है ड्राइंग रूम में, तो आप क्या करेंगे? बस वो पाइप फटा हुआ है और आप कह रहे हैं मैं बाहर जा रहा हूँ, तो पाइप तो फटा हुआ है बॉस, और आपके वालिदैन उसी घर के अंदर है. जितनी भी इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उसमें कई पेरेंट्स नहीं आते, वो 5वें 6ठे 7वें साल में कहते हैं कि जी गोल्डन वीज़ा दे दो एंड ऑल दैट. उनका क्या, वो यहीं रहते रहे. तो देखिए, इट्स अ, आई नो कि ये मैं कहीं बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको नेशंस फॉर्म करनी है ना, आपको नेशन ऐसे फॉर्म करनी है. ठीक है, अगर आपको ग्रुप थिंकिंग करनी है ना, आपको ग्रुप थिंकिंग करनी है. ये माइक है, ये कपड़ा है, ये कुर्सी है, नथिंग इज़ मेड इन पाकिस्तान. क्योंकि ये सब जिन लोगों को बनाना था वो इन्हीं कंपनीज़ में यूके में जॉब कर रहे हैं या अमेरिका में. तो इसका मतलब है हम भी कर सकते थे. आपके सामने इंडिया है ना, आपको करके दिखा दिया उन्होंने, लकीर ही खींची थी ना उनके हमारे, तो वो अच्छे हो गए हम बुरे हो गए, कैसे हो सकता है? कुछ तो गलत है ना. तो वो गलत है.
अहमद, आपका जो करियर है वो रहा है माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल करियर. यू बीन अ डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, हेड ऑफ ऑपरेशंस. तो just take us through, or by the way, I want to talk about your cadet college experience also and how that shaped your life. तो बिल्कुल. मुझे ज़रा वो cadet college का थोड़ा सा बता दें, and then about your career progression. So I was born in Quetta. ठीक है, I was born and lived in Quetta. मेरी अर्ली एजुकेशन भी कोयटा की है. मेरे वाले साहब भी कोयटा में थे, डॉक्टर थे. मेरे दादा भी पार्टीशन से जस्ट पहले शायद इसी रीजन में कहीं वो हो गए थे. ही वॉज इन ब्रिटिश आर्मी, वो भी डॉक्टर थे. तो कोयटा इज़ होम. कोयटा इज़ एक्चुअली होम फॉर मी. और वहीं पे करीब में कैडेट कॉलेज है जहाँ से मैं क्लास 7 में चला गया था, और मैं FSC तक वहाँ रहा. और वो मेरे ख्याल में दैट वाज प्रॉब्ली द बेस्ट पार्ट ऑफ माय स्टूडेंट लाइफ. बड़ी ज़बरदस्त वो थी. एक तो ये कि उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स वगैरह कुछ नहीं होते थे, तो वी वर एक्चुअली डिसकनेक्टेड फ्राम द वर्ल्ड. तो हमारे जो टीचर्स थे वगैरह, उन्होंने हमें बहुत वैल्यूज़ सिखाई जो अब पता नहीं होती हैं या नहीं होती. मतलब हमारे कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो अभी भी आते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं, हम बैठ नहीं सकते उनके सामने. और ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल के असातिज़ा थे वो. उन्होंने हमें मारा भी है. आजकल तो हमारे बच्चों को कोई हाथ लगाए तो वालिदैन पहुंच जाते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे हमारी ठीक ठाक वो हुई. और वो आर्मी ओन था, तो आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह, वो परेड एंड एवरीथिंग वो भी होती थी. एंड आई थिंक फिज़िकली अच्छा हमें इंगेज रखते थे, तो वेरी नाइस. बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था वो. उसके बाद ये होता है कि अगर आप ISS भी दे के आर्मी में जाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, और कोई बार नहीं होती. कैडेट कॉलेजेस आर एक्चुअली नॉट मैंडेटरी गोइंग टूवर्ड्स PMA. आप कुछ भी कर सकते हैं. तो मैं फिर बाद में निकल आया था वहाँ से. उसके बाद मैं फिर पढ़ने के लिए लाहौर चला गया. फास्ट में मेरा एडमिशन हो गया, और तो कंप्यूटर साइंस पढ़नी शुरू की. शुरू में तकरीबन कुछ साल सिस्टम्स लिमिटेड वाज माय फर्स्ट जॉब. उसके बाद ABN AMRO ने यहाँ पे एक सेटअप खोला था, 3-4 साल वहाँ पे जॉब की. दैन आई मूव टू इस्लामाबाद फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. LMKR एक कंपनी थी, वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब की. एंड देन आई मूव्ड इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. और मैं फिर यहाँ आ गया था कराची वापस 2006-7 आई थिंक. हाँ, 6 में. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब एग्जैक्टली होती क्या है? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ डेवलपर जो कोड करता है? इट इज़ अनफॉर्चुनेटली मैंने जिस तरह से किया वो गलत तरीका था. आपको कभी भी कोडिंग छोड़नी नहीं चाहिए. लेकिन होता ये कि पाकिस्तान से ना बहुत लोग चले जाते हैं, तो हमारे जैसे लोग जिनकी थोड़ी सी भी 19-20 अंग्रेज़ी ठीक होती है ना, उनको आप कस्टमर इंटरेक्शन लेवल पे ऊपर ले आते हैं. कस्टमर फेसिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा बज़वर्ड है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है. इट्स जस्ट एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट और कुछ भी नहीं. आपको कोई प्रोजेक्ट आया, वो आपको डेवलप करा के डिलीवर करवाना है. तो यू नीड टू नो कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, टाइमलाइन क्या कमिटेड है और क्वालिटी क्या कमिटेड है. तो अगर आपका ज़रा सा भी टेक्निकल बैकग्राउंड है और आपकी कोऑर्डिनेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आप कस्टमर और टीम को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं, और उस टाइमलाइन पे आप वो उसको डिलीवर करवा. आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए. एब्सोल्युटली. लाइन मैनेजमेंट भी अच्छी होनी चाहिए. पीपल मैनेजमेंट स्किल प्राइम है. वो आप टेक्निकल हो या ना हो, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स आर प्राइम. अच्छा, वो स्किल्स पिकअप हो सकती हैं? कोई सीख सकता है वो स्किल? सीख तो सकते हैं आप थोड़ा. कुछ लोगों में नेचुरल होती हैं, कुछ लोगों में एफर्ट से आती हैं, लेकिन सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं. लेकिन कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, और ये बड़ा मेरा एक पेट एयरलिफ्ट की रिक्रूटमेंट में होता था. कुछ पीपल स्किल्स हैं जो मैंडेटरी. सबसे पहले, आप अगर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, आप उसके साथ काम ना करें. ठीक है, इंटेग्रिटी आपके रिलेशनशिप का प्राइम होनी चाहिए. ठीक है, दोनों एंड्स पे, एम्प्लॉयर और आप. दूसरा है रिस्पेक्ट. आपको साथ वाले की और साथ वाले को आपकी एब्सोल्यूट आउटराइट रिस्पेक्ट होनी चाहिए. भले मैं हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ता हूँ या नमाज ही नहीं पढ़ता, भले मैं रमज़ान में भी लंच करता हूँ या नहीं करता, ये रिलीजियस हो गया. मेरी रंगत कैसी है, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. मैं लड़की हूँ. आप कभी अपने आप को किसी फीमेल के शूज़ में डाल के देखें पाकिस्तान, रोना आ जाएगा आपको. उन बेचारियों के लिए बसों में जगह नहीं है. वो बस स्टॉप पे खड़ी होती है तो उसको 10 लोग घूर रहे हैं. अगर वो अपनी बाइक ले ले तो उस पर डांटिंग होती है. वो ऑफिस में आ जाए तो शी इज़ अनकम्फर्टेबल सिटिंग इन मतलब. सो वी हैव बिकम दैट. सो उसको वो रिस्पेक्ट दें जब आप अपनी बहन को चाहते हैं कि मिले.
आउट राइट रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और फिर टीम वर्क, इकट्ठे काम करना है यार। हर एक के घर में बच्चे हैं, हर एक के घर में वालिदैन हैं, कभी किसी को हस्पताल जाना पड़ेगा, कभी किसी को पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना पड़ेगा, कभी किसी को मैटरनिटी लीव चाहिए होगी, कभी किसी की तबीयत ख़राब होगी। लर्न फ्रॉम इट। उसको कॉन्शियस नहीं होना चाहिए ये कहते हुए कि आज मेरा बच्चा बीमार है। दे शुड बी वेरी ओपन। उनको वो माहौल दें, या कोई बात नहीं, बच्चा बीमार है, मत आओ, कोई काम ऐसा हर्ट नहीं होता। एंड देन पीपल रेसिप्रोकेट। तो पीपल मैनेजमेंट जो है इट्स ऑल अबाउट एम्पैथी। आप उनके बारे में सोचें, वो आपके काम को आसमान पे पहुंचा देंगे। और कोई कंपनी उठा लें दुनिया की, ठीक है, 5 लोगों की हो या 500 लोगों की हो या 5 लाख लोगों की हो, वो इसी तरह से चलती हैं। तो इट्स एम्पैथी। और फिर ये कि अगर आप रिलीजियस साइड पे आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वाज द बिगेस्ट लीडर दैट वी हैड। वो क्या थे? टॉप ऑफ द टॉप पीपल मैनेजर्स थे। जब उनको नबूवत नहीं भी मिली थी, और जब पहली दफ़ा उस ज़माने में भी he was the blue-eyed person within मक्का, he was so popular। इसीलिए तो जब उन्होंने दीन की बात करनी शुरू की तो ये अबू सुफियान वगैरह कहते थे, यार ये तुम क्यों इन चीज़ों में पढ़ रहे हो, लाइक हमसे वो पैसे वैसे ले लो। एंड क्यों उनको फ़र्क था? वो तो कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट ऑरेटर। वो बात करना जानते थे, उन लोगों को के मसले रिजॉल्व करना जानते थे, लोग उनसे बात करके खुश होते थे, मुस्कुरा के बात करते थे। तो अभी तो एक फ़िरौनियत का ज़माना है, ठीक है। आप किसी लैंड क्रूज़र को सिर्फ हाथ दे के देखें रोकने के लिए। हम सब जो हैं बड़ी गाड़ियों और बड़े घरों की ना उसमें आ गए हैं, औ में। अनफॉर्चुनेटली अब मैं नाम लूँगा तो ये हो सकता है आप पब्लिश ही ना कर पाएँ, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खुदा समझना शुरू कर दिया, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा वही है जो है, ठीक है। तो मेरा ख्याल में पीपल मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट एम्पैथी। लोगों की रिस्पेक्ट करें, वो आपकी रिस्पेक्ट बैक करेंगे, फुल स्टॉप। डर के कोई काम नहीं हो सकता। करा लें आप, डर के आके कुछ भी करा लें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसी है। तो सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यू एंटर्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रहा काफ़ी अर्से। फिर एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप था सिलिकॉन वैली बेस्ड, पिक्सेंस के नाम से। इट वाज अ वेरी सिमिलर एप्लीकेशन जैसी इंस्टाग्राम थी, इंस्टाग्राम से पहले, लेकिन ज़माने में स्मार्टफोन नहीं होते थे। 2008-9 की बात है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। अगर हम वो थोड़ा सा इसको अच्छा प्ले करते तो हम स्मार्टफोन के टाइम तक वेट कर लेते। वो फंडिंग हमारी उसमें ख़त्म हो गई थी। आई वाज नॉट वन ऑफ द फाउंडर्स, आई वाज अ प्रोजेक्ट मैनेजर देयर। तो फिर वो जो पूरी टीम थी वो फोलियो 3 में मर्ज हो गई। तो वो सिलिकॉन वैली में काम कर रहे थे आप, यहीं से बैठ के काम? यहीं से कह रहे थे, यहीं से करना। वो फंडेड था वहाँ से, और फिर वो फोलियो 3 में मर्ज हो गई, और मैं वहाँ पे वो डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस बन गया। और ज़माने में फोलियो 3 में 50-60 या शायद 70 डेवलपर होते थे। अब तो माशाल्लाह से कोई 1000 के करीब हो गए। तो फोलियो 3 में 6-7 साल गुजारे, और बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग थी। बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो बहुत उन्होंने ग्रो किया, बहुत वर्सेटाइल है। तो उसमें उसके बाद मैं 10 चला गया था एज कंट्री मैनेजर। तकरीबन 1.5-2 साल मैंने 10 में गुजारे। गुड ऑर्गेनाइजेशन, वाशिंगटन DC बेस्ड उनका है। एंड देन आई फिगर्ड आउट कि यार मैं एक ही जैसा काम 6-7-8 साल से कर रहा हूँ, 9 साल से, तो वाई डोंट आई डू इट माई सेल्फ। तो फिर मैंने एक्सपीरिया लॉन्च किया। और मेरा आइडिया एक्सपीरिया का ये था कि इन सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में जब भी कोई रिज़ाइन करता है ना बंदा, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं उससे, ये पता नहीं क्या कर रहा है। मतलब काफ़ी सारी कंपनीज में ऐसा बहुत कंपनीज़ में होता है, और बुरा भी नहीं है, गलत भी नहीं है कि भाई उन्होंने इन्वेस्ट किया आपके ऊपर, आपको बिल्ड किया है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं देखते कि यार क्या उस बंदे का पोटेंशियल हमसे ज़्यादा है। तो हमने बहुत सारे ज़बरदस्त लोगों को जो एंटरप्रेन्योरियल ज़बरदस्त हैं, जो बेहतरीन काम कर सकते हैं, उनको हमने रोक के रखा हुआ है, एम्प्लॉयज़ बनाया हुआ है। अब वो आजकल आप देखें गाड़ियाँ दे रहे होते हैं, कई कंपनीज़ गाड़ियाँ देती हैं, ठीक है, और उसको लिंक्डइन पे भी लगाते हैं, उस पर लगाते हैं ये गाड़ी। और मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि यार ये बंदा एक सुजुकी स्विफ्ट या एक होंडा सिटी के लिए अपनी ज़िंदगी के 4 साल ब्लॉक कर रहा है एक कंपनी के साथ। हालांकि हो सकता है कि वो एक ऐसा स्टार्टअप बनाए, हो सकता है वो एक ऐसी जगह चला जाए जहाँ पे वो फ्लाई कर सके, और वो 5 लोगों को ये सिर्फ दिलवाए। लेकिन आप देखते ही नहीं। आप छोटे छोटे शॉर्ट टर्म, आपने कभी डॉल्फिन्स को ट्रेन होते हुए देखा है? डॉल्फिन्स को वो क्या करते हैं, एक एक्ट कराते हैं, फिर उनको एक मछली फेंकते हैं। वो आती भागते हुए मछली खाती है, फिर वो एक्ट कराते हैं, फिर मछली फेंकते हैं। और वो छोटी छोटी मछलियाँ खाती रहती है, वो सारा दिन वो करती रहती है,
जो आप उससे कहते हैं। हालांकि डॉल्फिन इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल। तो ये हमें उस तरह से सॉफ्टवेयर कंपनीज ट्रीट करती हैं, सारी कंपनीज इस तरह से ट्रीट करती हैं, पीस मील इनको देते रहो और हम इनसे जो कहेंगे ये करते रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इससे आज़ाद हो। मैंने जब एयरलिफ्ट में पाँव रखा तो मुझे लगा कि यार मैं तो पोटेंशली बहुत बड़ी चीज़ था। ये मैंने 10 साल पहले किया होता तो मैं आज 4 स्टार्टअप्स कर चुका होता। तो हम सब का पोटेंशियल, आपका, मेरा, इन भाई का, सबका हमारा पोटेंशियल एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे। हम सिर्फ सोचते नहीं हैं। ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम, इट्स नॉट अबाउट लैपटॉप्स एंड खुशी, इट्स अबाउट आज़ादी यार। सोचो कि तुम क्या कर सकते हो यार, मतलब, एंड ड्रीम बिग। ठीक है, पैसे भी आ जाएंगे, सब कुछ है ना। इस कन्फाइनमेंट में रहना, हमारी पूरी पढ़ाई, पूरा करियर, हर चीज़ सिर्फ एक चीज़ पे मुनहसर होती है, जॉब अच्छी मिलेगी। क्यों जॉब मिलेगी? ठीक है, तो जॉब ज़रूर करें, ऐसा उसका मतलब नहीं है सब रिज़ाइन करके बैठ जाएं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से जॉब करें। आइडेंटिफाई करें कि आप जॉब के बंदे हैं या आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस ही कोई नहीं देता। तो हाउ डू पीपल आइडेंटिफाई, किस तरह करें आइडेंटिफाई? बात ये कि लेट पीपल, जैसे जैसे मेरे जैसे लोग हैं या और जो लोग हैं जो इस वाली चीज़ में हैं, जो एंटरप्रेन्योरल लेवल पे हैं, वो इन लोगों को जाके ये बात बताएं कि यार वहाँ पे दूसरी साइड पे क्या रखा हुआ है, फियर के दूसरी साइड पे क्या रखा हुआ है। हमने एयरलिफ्ट में होते हुए अपने एम्प्लॉयज़ को भी मैं बार बार ये कहता था कि यार जब एयरलिफ्ट से जाओ ना तो कहीं और जॉब मत करना, अपनी कंपनी खोलना। रियली? हाँ बिल्कुल। मैं ड्यूरिंग एयरलिफ्ट भी ये कहता था कि यार इतने साल का काम है ये, और उसके अलावा तुम्हें यहाँ से लर्न करो, अपनी कंपनी खोलो। लिटरली आप किसी भी एम्प्लॉय से आप वेरीफाई कर सकते हैं ये चीज़। और वो मुझे बिल्कुल अभी भी आई एम ऑन इट। अभी भी मैं कोई स्टार्टअप खोलूँगा, उसमें मैं किसी को भी हायर करूँगा, मैं उससे ये कहूँगा कि यार 3-4 साल लगाओ, सीखो और अपना स्टार्टअप खोलो, क्योंकि तुम उड़ सकते हो। हम में से हर एक में ये पोटेंशियल है कि हम अपना कुछ अच्छा कर सकते हैं। वाई डोंट वी? आपके सामने 50,000 एग्जाम्पल्स हैं। आपके पास इंडिया की एग्जाम्पल्स है, आपके पास इसराइल की एग्जाम्पल है। इट्स नॉट अबाउट फंडिंग ओनली, इट्स अबाउट फर्स्ट ड्रीमिंग। हम ड्रीम इसलिए नहीं देखते कि जी वो पैसे कहाँ से आएंगे, ड्रीम तो देखो यार, पैसे कहाँ से आते हैं? ये चीज़ पैसे कहाँ से आते हैं? जहाँ से एयरलिफ्ट के पास आए थे, जहाँ से बाज़ार के पास आए थे, जहाँ से अब आपके पास आने शुरू हो गए ना। अब आपके कितने, मैं अभी आपको 50 स्टार्टअप गिनवा देता हूँ जिनको पिछले 3 साल में फंडिंग मिली है। 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 से लेके 50 मिलियन, 60 मिलियन, 100 मिलियन तक। वो कहाँ से आए पैसे? वो वहाँ से आए, उन्होंने कहा अच्छा अब इन्होंने ख्वाब देखने शुरू कर दिए, चलो भाई पाकिस्तान चलते हैं। पहले ये ख्वाब नहीं देखते थे, ठीक है, इंडिया वालों ने हमसे पहले ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। देखिए, इन्वेस्टर्स को पैसे चाहिए, वो फ्री में आपको नहीं दे रहे, उनको उस पैसे को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें वो लोग भी चाहिए जिनके साथ वो पैसे लगा सकें। वो फ्री में नहीं लगा रहे आपके पास पैसे, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि यार ये बंदा विजनरी है या नहीं। इज़ ही और शी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम? क्या इनको पाकिस्तान में कोई मसला नज़र नहीं आता? जैसे वो सीक्रेट गेम्स में कहते हैं डेयरिंग मांगता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो डेयरिंग मांगता है एक्चुअली। ये सारी जो चीज़ है ना, मैं बोलता हूँ जिससे वो अक्सर लिखा होता है ना, वो उर्दू के अगर आप बोर्ड देखें किसी हॉरर फिल्म को, देखते हैं जी कमज़ोर दिल अफराद के लिए नहीं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप कमज़ोर दिल अफराद के लिए नहीं है। ये आपकी बहुत जान लेगी, ठीक है, इसमें आपका बहुत वो निकलेगा। सो देखिए वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर होते थे, हम एक मूवी एक्टर होते थे, मस्कुलर सी बॉडी थी, और हर एक को वैसे मसल्स चाहिए, लेकिन कोई उतना टाइम नहीं लगाना चाहता जिम में, चीखें निकलती हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इफ़ यू वांट टू ड्राइव अ फरारी, यू विल हैव टू वर्क फॉर इट, एंड ड्राइविंग अ फरारी इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सवाल ये कि आप जब आप मरेंगे तो कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी आप मदद कर चुके होंगे। ये है असल लिटमस। अब्दुल-सत्तार ईदी को ले लें, आप किसी और को ले लें जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इनकी ज़िंदगी क्या है? दूसरे का भलाओ, दूसरे का भलाओ, दूसरे का भलाओ, ठीक है। और हम हम रिलीजन की इतनी बात करते हैं। वाक़या मिराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख में लोग दिखाए गए, ठीक है, और कहा ये फ्यूचर में वो जो लोग यहाँ के जलेंगे, तो रोने लगे। क्यों रोने लगे? उन्हें उस वक्त 1500, 2000, 4000 साल बाद आने वाले मुसलमानों पर रहम आ रहा था। उनकी पूरी ज़िंदगी वॉज अबाउट अदर्स, ठीक है।
हमारी ज़िंदगी जो इमिग्रेशन की हम बात कर रहे थे, इमिग्रेशन इज़ अबाउट माई फैमिली, माई किड्स, ठीक है। आवर लाइफ इज़ नॉट अबाउट मी माई सेल्फ, इट्स अबाउट अदर्स। सारे बड़े लोग हिस्टोरिकली वो बड़े होते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करके जाते हैं। कोई अस्पताल है, कोई फिलांथ्रपी का कोई सीन है, कोई भी हेल्पर है, कोई भी चैरिटी करता है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? वो तो बिल गेट्स फाउंडेशन है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बांट रहा है लोगों में, क्योंकि वो अपना वो वाला इम्पैक्ट बढ़ा रहा है। तो और दिस इज व्हाट वी, लेकिन वही बात है, डेयरिंग मांगता है। तो फियर का क्या इलाज है, क्या एंटीडोट है फियर का? वह फियरफुल तो बहुत सारे लोग होते हैं, फियर ऑफ फेलियर होता है और बहुत सारे दूसरे फियर्स होते हैं, फियर ऑफ पॉवर्टी जो भी है। बिल्कुल। क्या उसका इलाज क्या है फियर का? देखें, हम तो खैर अगर इसको रिलीजन पे लेके जाएं तो बड़े बड़े आसान से इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप जेनेरिक भी बात करें ना, तो देखिए सबसे दुनिया की बुरी चीज़ ही फेयर है। आप बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते, और वो मैंने मार्टिन लूथर किंग का जो मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा था, उस स्टेटमेंट कुछ इस तरह से उसने कहा कि अगर तुम 38 ईयर्स के हो और तुम्हारे पास कोई ऐसी कॉज आ जाती है, कोई ऐसा रीज़न आ जाता है जिस पे तुम आवाज़ उठा सकते हो, लेकिन तुम नहीं उठाते। तुम इसलिए नहीं उठाते आवाज़ कि तुम्हें लगता है कि यार मेरी जॉब चली जाएगी। तुम इसलिए आवाज़ नहीं उठाते कि मेरी जान चली जाएगी, या कोई मुझे पत्थर मारेगा, मेरे घर को कोई जला देगा, और तुम चुप हो जाते हो, तुम चुप करके बैठ जाते हो। तो मेरी नज़र में तुम उस दिन मर गए हो, ठीक है। और फिर जब तुम 80 साल बाद दोबारा मरोगे ना, तो वो तुम्हारी डेथ की सिर्फ अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि तुम, लेकिन फियर जो है, अल्लाह ताला किसी का नुकसान नहीं होने देते। अगर आप ईमानदार हैं, आप दूसरों को लूट रहे हैं ना, तो वो नोट कर रहा है, और वो ही कम बैक विद देयर, ठीक है। वो फिर अल्लाह ताला के अपने हिसाब होंगे, वो भी मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे आपके साथ या मेरे साथ। लेकिन फियर से निकलना बहुत ज़रूरी है। हमें हर वक्त सिर्फ ये फ़िक्र रहती है कि यार क्या होगा, हमें कौन खाना देगा, रिस्क का क्या होगा। ये दरख्त लगा हुआ है बाहर, इसके पत्तों के पास कौन सी जॉब्स हैं, लेकिन ये टेंशन नहीं लेता हमारी तरह, तो इसको मिलता रहता है। प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट गिव इट टू द डिवाइन, यार ही विल टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे के बैठे, जान मारें, मेहनत करें, और यू विल गेट समवेयर, यू विल गेट समवेयर। आप यकीन करें, मतलब देयर आर सो मेनी। आजकल हम एक लाइव सेलिंग की एक प्रोडक्ट कर रहे हैं। सेल पे जाके लोग चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। किसी भी शॉप से किसी भी ब्रांड के आप कपड़े उठा लें, उसको जाके फेसबुक लाइव पे डाल के और बेच दें 200 रुपये ऊपर पे, 100 200 300 सूट बेच देते हैं एक लाइव सेशन में, 30-35 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, ठीक है। एफर्ट है ना, जाना लाना बेचना, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे और आपकी तरह के, जिनको हर वो फिक्र रहती है कि यार क्या होगा कैसे होगा। और एक बिल्कुल एनईडी के सामने एक चिप्स वाला होगा, वो दिन का 1000 रुपये बना रहा होगा। आप बेचेंगे चिप्स? आपने डिफ़ाइन किया हुआ कि आप नहीं बेचेंगे, वो आप जॉब ढूंढ रहे हैं, वो 1000 रुपये बना रहा है, ठीक है। तो इट्स जस्ट हम सारे वेन्यूज़ ओवरटर्न ही नहीं करते। आप चिप्स बेच के तो देखें, हो सकता है आप उससे अच्छा बेचें, हो सकता है आप उसको मल्टीप्लाई भी बहुत अच्छा करें, हो सकता है आपको 5 ठेले बन जाएँ, शॉप बना लें आप। OPTP है, सिर्फ चिप्स बेचते थे, एक छोटा सा खोखा खुला था लिबर्टी मार्केट में, देखें आज कहाँ पे पहुँच गए। सो हर जगह पे पोटेंशियल है। आप किसी भी शख्स को वैल्यू दें, वो आपको पैसे देने को तैयार होगा। आईफोन डबल द प्राइस होता है किसी भी एंड्रॉयड से। लोग लाइन बना के खड़े होते हैं एप्पल की दुकान के बाहर जब नया आईफोन लॉन्च हो रहा होता है, क्यों? उसको उन्होंने एसोसिएट कर दिया है एक वैल्यू से। एक 2000 सीसी की कोरोला जो है वो 40 लाख रुपए की होती है, 2000 सीसी की मर्सिडीज़ जो होती है 1.5 करोड़ रुपए की होती है। क्यों? क्योंकि वो लोगो एक क्वालिटी से एसोसिएट हो गया। तो इसका ये मत, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आप ये डब्बे बना लें, आप कुछ कर लें। आप सिर्फ एक अमेज़ॉन पे एक स्टोर बनाएं, आप कहीं जोड़िया बाज़ार में जाके ऐनक के फ्रेम उठाएं, उसकी बहुत अच्छी पिक्चर्स ख़रीद के डाल दें, 100 रुपये ऊपर पे आप बेचें। इतने वेन्यूज़ हैं इस वक्त हमारे पास। इंटरनेट ने तो हमें बिल्कुल, जिससे कहते हैं ना, आज़ाद कर दिया है। और उसके लिए ना कोई भी आपको पैसे देने को तैयार हो जाएगा, लेकिन फ्लेयर नज़र आनी चाहिए, एक फ्लेयर नज़र आनी चाहिए। आपके अंदर कोई ईगरनेस हो ना,
किसी को भी आप वैल्यू देंगे ना आपके पास वापस आएगा। आप एक प्लम्बर आपके लिए अच्छा काम करता है, आप उसी प्लम्बर से दोबारा काम कराते हैं। कोई भी आपको वैल्यू दे रहा है, आपका फ़ोन ख़राब होता है, आप दुकान पे जाते हैं, आपको लगता है बंदा बहुत ईमानदार है, इसने बहुत ख्याल से मेरा फ़ोन खोला, बेहतरीन करके दिया, स्टिकर भी लगा के दिया और वारंटी भी दी, आप अगली दफ़ा जाएंगे उसके पास। तो वाई नॉट यू, वाई नॉट मी? सो फियर ऑफ लूजिंग आउट ना, कि ये पता नहीं हमारा क्या होगा, वो सिर्फ डीप इनसाइड है। किसी का कुछ बुरा नहीं हो सकता अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और बिल्कुल, और ये मैं थरली बिलीव करता हूँ, हमारे पास इतने बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किए हैं और वो चला रहे हैं। और अब कितने पान वाले होंगे कराची में? अंदाज़न 10,000 20,000 कमा रहे हैं ना, सॉलिड कमा रहे होते हैं। सिगरेट, पान, छालिया, उनका एक छोटा सा होता है, कोई 2 बाय 2 फुट का वो शॉप है उसकी। मुझे नहीं पता उसकी क्या अर्निंग है, जान लगती है, सारा दिन खड़ा हुआ होता है, सर्दी हो गर्मी हो वो खड़ा होता है, लेकिन अर्निंग है। बहुत सारे लोग होंगे कि यार कौन यहाँ पे खड़ा रहा है, लिटरली। सो इफ़ यू वांट टू सर्वाइव, यू कैन सर्वाइव। अगर आपकी चॉइस अलग है, आपको इस सोफे पे बैठ के काम करना है, तो ठीक है, हाँ आपके लिए टफ हो सकता है। और सोफे पे बैठना भी ओवर रेटेड है ना, आपको लग रहा है बड़ा आराम से है, बट आफ्टर वाइल आप भी थक जाएंगे, सोफे पे आपको उठना पड़ेगा और इधर उधर चलना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए हमें थिंग्स सीम मोर डिफिकल्ट देन दे आर। अब मैं आपको एयरलिफ्ट की बात बताऊँ, ठीक है? अभी तो ये एयरलिफ्ट एक स्टोरी बन गई है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड एवरीथिंग। तकरीबन पहले 10 महीने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वी वर्कड 7 days a week, 7 days a week, 6 days a week नहीं, 7 days a week। कोई छुट्टी नहीं थी एयरलिफ्ट में, आप किसी भी अंदर से पूछ लें। और उन 7 दिनों में ऐसा नहीं था कि कोई 9 to 6 काम होता हो, ना दिन था ना रात थी, लिटरली। और आप सॉफ्टवेयर डेवलपर से पूछ लें, आप ऑपरेशन वालों से पूछ लें, कोई ज़िंदगियाँ थी, ठीक है? तो जो बना वो ऐसे ही नहीं बना, वो बहुत ही जैज़ी तो बहुत लगता है, ठीक है? लेकिन जो फंडिंग हमने रेज़ की, उसके पीछे बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स थी। तो इसको नहीं, और सैटरडेज तो खैर, संडेज तो खैर थ्रू आउट टिल द वेरी लास्ट डे ऑन थे। तो सो इट्स जस्ट वन एग्जाम्पल, ठीक है? आप सिस्टम्स लिमिटेड है, आपको ये आप ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी जो ICI है पाकिस्तान की, या यूनिलीवर है, या 50 और है, ये ओवरनाइट नहीं फॉर्म हो गई। ये भी कभी पहले मैकडॉनल्ड वाले जो ओनर हैं, उनकी एक बुक भी है, उनका भी एक खोका था, वो भी बर्गर बेचते थे। और वो उसने बुक में भी लिखा हुआ, मैंने बुक तो नहीं पढ़ी भी, उन्होंने कहा कि उस रोड पे, न्यूयॉर्क था या कहाँ था, उस रोड पे बहुत सारे ठेले थे जो बर्गर्स बेचते थे। आहिस्ता तक सब ख़त्म होते रहे, मैं रह गया, ठीक है? क्योंकि उन्होंने अपना मेन्यू किसी ने बढ़ा दिया, किसी ने 4 तरह के बर्गर कर दिए। मैं एक तरह का बर्गर बनाना था, ऑलवेज़ फ्रेश। और आज तक उनका वही फार्मूला है, 4 बर्गर होते हैं उनके पास टोटल, ऑलवेज़ फ्रेश। अब मैकडॉनल्ड चले जाएँ, बस एक आइसक्रीम होती है वैनिला, उसमें कभी चॉकलेट डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं, ऑलवेज़ एक टेस्ट। आप यहाँ खाएँ, जापान में खाएँ, आप इंग्लैंड में खाएँ, कंसिस्टेंसी 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 उसकी। मतलब काफ़ी सारे लोग आप कह रहे हैं ना कि आसान नहीं होता है, 7 days a week काम करते हैं, बहुत मेहनत लगती है। काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों से भी इंटिमिडेट हो जाते हैं, क्योंकि अलॉट ऑफ फाउंडर्स आते हैं और कहते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल काम है, मतलब आपकी जान ले लेगा और ये आपको कोई, तो लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं इस चीज़ से। हाउ कैन दे नॉट बी इंटिमिडेटेड? लेकिन 2 चीज़ें ना, आप अपना करियर कैसे चूज़ करते हैं? आप ये देखते हैं कि आप कैसे बहुत आसानी से चीज़ करेंगे। मतलब मेरा बाइसेप आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जैसा क्यों नहीं है, ठीक है? मेरा भी हो जाए, लेकिन यार मैं जिम नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बाइसेप वैसा हो जाए। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, अब देखते हैं कि किसने कैसे किया। ये जो फलाना बंदा अभी मर्सिडीज़ में मेरे सामने से गुजरा है, ये ऐसा क्यों है? वो जो अब्दुल सत्तारी थी जिसके पास 500 एम्बुलेंसेस हैं, वो वैसा क्यों है? आप उन्हीं के टेम्पलेट्स फॉलो करेंगे। रिलीजियस साइड पे आ जाएं, आप पैगंबरों के टेम्पलेट फॉलो करते हैं, किसी को देख के आप वो चीज़ करेंगे ना। कोई किताब पढ़ेंगे, कोई फार्मूला पढ़ेंगे, कोई एक चीज़ कहीं कुछ बता लें जिसने आसानी से किया हो, जिसने सोफे में बैठे बैठे ये सब कुछ कर लिया। कोई रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट, एंड ठीक है, जो रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट हैं, जिनकी औलादों ने सोफे पर बैठ के टाइम गुजारा ना, उन्होंने सब ख़त्म कर दिया। सो अगर किसी को लगता है कि ये मुश्किल है, बिल्कुल है। अगर आप इंटिमिडेट होना चाहते हैं तो फिर आप देख लें, फिर
फिर डोंट से वाओ टू अ पर्सन हु इज़ डूइंग समथिंग ग्रेट, फिर उसके लिए ताली बजाएं। और ये इंटिमिडेशन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप वो ना करें, इसलिए कि आप उस जगह पे जाएं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, कतर में एक फ़ुटबॉल मैच ख़त्म हुआ और वो जापानी जो है वो रैपर उठा उठा के थैलों में डाल रहे थे। ये नेशन है यार, ये नेशन है। हम रोते रहते हैं ये कर दिया और इसहाक डार ने फलाना कर दिया और मिफ्ता ने ये कर दिया और इमरान खान ने वो कर दिया, और फिर हम एक तुलसी खाते हैं और यूँ बाहर फेंक देते हैं। तो फिर करें ना, आप अपना काम तो साफ करें। तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस खौफ की फ़ज़ा को निकालना पड़ेगा, इंटिमिडेट नहीं होना, ठीक है। अगर आपको लगता है आप रिलीजियस हैं तो ठीक है, रिलीजियस फिगर्स को देख लें। आपको लगता है कि आप बिज़नेस में बहुत अच्छे हैं, आपको बिज़नेस फिगर, आपको लगता है आप क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, आप क्रिकेटर्स को देख लें। जान लगेगी बॉस, जान लगेगी, ठीक ठाक लगेगी। अभी देखें, आई एम 46 और अभी मैं फिर एक स्टार्टअप की तरफ जा रहा हूँ। मुझे पता है मेरी अभी सही नहीं जान लगने वाली है, ठीक है। फिर वही 7 डेज अभी। आपकी फैमिली क्या फील करती है इसके बारे में? वो सपोर्ट होंगे, बिल्कुल सफ़र करते हैं। आपने एक स्टीव जॉब की एक बड़ी मशहूर स्पीच है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश के नाम से। उस वक्त तक वो 200-300 मिलियन डॉलर कमा चुका था, बड़ी तोप बन चुका था एंड एवरीथिंग। और उस वक्त उसने कहा कि यार मुझे कैंसर हो गया था, पैनक्रियाटिक, और उस वक्त पहली चीज़ मेरे जहन में आई कि मैंने तो अपने बच्चों के साथ टाइम ही नहीं गुजारा, क्या। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार मैंने सारी ज़िंदगी इस काम में दे दी। फैमिली की सपोर्ट के बगैर ये नहीं हो सकता। अब इसको थोड़ा सा बैक पे ले आए। बहुत बड़ा नाम ले लूँगा तो गलत हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कोई बहुत बड़ा लीडर है, फ़र्ज़ करें रसूलुल्लाह है। वो अल्लाह ताला से कहते हैं कि अब मैं तो 5 दिन काम करूँगा तबलीग का, 9 to 5, ठीक है, वाकई नहीं करूँगा, ठीक है। तो क्या वो सब कुछ होता जो हुआ? क्या कोई बड़ा काम घड़ी के हिसाब से हो सकता है? कोई ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फैमिली को ये देखना पड़ेगा कि ग्रेटर गुड क्या है। क्या आप एक ग्रेटर गुड का हिस्सा बन रहे हैं? हमारी फैमिलीज जो हैं वो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारी सक्सेस के। अगर हम कुछ भी बन जाते हैं तो हमारे वाइफ्स और बच्चे वो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि वो सारी उस दुख को बांटते हैं। आप ईद पे घर पे नहीं है, आप छुट्टी के दिन घर पे नहीं है, फैमिली की एक गैदरिंग हो रही है, आप घर पे नहीं है, तो फिर अगर उनको ये नज़र आना शुरू करता है कि हाँ पहले कुछ नहीं था, पहले लोग नहीं पहचानते थे, आहिस्ता से लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया कि एयरलिफ्ट, और टुवर्ड्स द एंड दे वर प्राउड ऑफ दैट, माई फैमिली वॉज प्राउड ऑफ दैट। और अदर वो सब भी कहते थे आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, आपको फलाना न्यूज़ में कोई बुला रहा है, आप पीपल स्टार्ट फीलिंग प्राउड ऑफ दैट। ये जो सक्सेस का जो अप्रिसिएशन ग्राफ है ना, ये बड़ा स्क्यूड है। एक आर्टिकल था, मैंने बहुत अरसे पहले पढ़ा था, लूगमैन के नाम से। उन्होंने लिखा था कि जब माइकल जॉर्डन क्लास 5 में बास्केटबॉल खेलता होगा ना, तो उसकी माँ उसको डांटती होगी कि यार क्लास क्यों मिस कर दी, बास्केटबॉल क्यों खेल रहे हो। क्लास 8 में वो पहुंचा होगा तो कहते हैं कि नहीं यार ये बड़ा अच्छा खेलता है, चलो एक आध क्लास मिस हो जाए मसला नहीं है। जब वो कॉलेज लेवल पे आया होगा और कॉलेज टीम में आएगा तो उससे कहते होंगे यार बास्केटबॉल का वो मत मिस किया करो, भले क्लास मिस कर लिया करो। जब उसका NBA में सिलेक्शन हुआ होगा ना, तो हो सकता है उसके बाप ने कहा हो यार एग्ज़ाम छोड़ो NBA करो। और आज उसका बाप सीना तान के कहता होगा कि मैं तो इससे कहता था स्कूल छोड़ो बास्केटबॉल खेलो, राइट, क्योंकि वो ऐसे चला गया। तो शुरू में एक प्लेटो होता है, रेजिस्टेंस, हर एक कहेगा कि ये क्यों कर रहे हो, हर एक कहेगा कि यार मुश्किल है, आप खुद अपने आप को कहेंगे कि मुश्किल है। इसीलिए देखें बहुत सारे लोग आपसे शायद अच्छे हो, लेकिन उन्हें परसेवरेंस नहीं होती, वो रह जाते। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, स्टार्टअप्स जो लोग शुरू करते हैं, काफ़ी सारे करते हैं, तो इज़ देयर एवर अ रॉन्ग रीज़न टू डू अ स्टार्टअप? एक तो इसका बड़ा क्लीशेड सा आंसर है कि नहीं आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए और वो मिशन ड्रिवन होना चाहिए। ये हम भी हायरिंग के वक्त भी लोगों से कहते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली गलत नहीं है। अगर आप सिर्फ अमीर होने के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है, तो भी अच्छा है, आप ज़रूर अमीर हो, कोई मना नहीं कर रहा आपको, नहीं कहा। मेरी नज़र में ना वो सही रीज़न नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर वो ना आपके साथ सेंट्रिक है। अगर आप कोई वाकई में कोई अच्छी चीज़ करने के लिए करें जिसका इम्पैक्ट ये है कि हाँ इसका एक फाइनेंशियल आउटकम भी हो गया, दैन दिस इज़ द राइट वे ऑफ थिंकिंग।
क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं ना, अगर उससे किसी का भला नहीं हो रहा तो वो इवेंचुअली फेल हो सकती है। और अगर आप इफ़ यू आर टू मनी सेंट्रिक तो आपका गोल बहुत छोटा है। और ये मैं सारे फाउंडर से भी कहता हूँ, ये मैं हर एक से कहता हूँ, अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। मैं एक पानी का एक थैला हूँ, ठीक है, जिसमें से पानी गिर नहीं रहा। कमाल नहीं? ब्लड लाइन में अपनी चल रहा है, फलाना अपनी चल रहा है, वो आपस में मिक्स भी नहीं हो रहे। मतलब वी आर जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है पूरे, जो जो न्यूरॉन में हमारे। क्या इस पूरी इंजीनियरिंग के मार्वल का मकसद ये हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी के एंड में बस डिफेंस में एक घर बनाए? इसका मकसद कुछ और है। इसका मकसद ये है ही नहीं बड़ी बड़े घर बनाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदो। इसका मकसद ये कि यार देखते हैं कि तुम कितने दूसरों की हेल्प करते हो। कैन यू एक्चुअली मेक समथिंग फॉर अदर्स? वरना रसूलुल्लाह भी अपने लिए कोई बैरियर टाउन बना के गए होते? नहीं बनाया ना, बिकॉज़ ही वाज अबाउट अदर्स। आप जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप देखें इससे कितने लोगों का भला होता है, और अगर वो भला होना शुरू हो जाए तो वो आपको पे भी करने लगेंगे और आपका भी बहुत भला हो जाएगा। वो जिसको कहते हैं ना कस्टमर फर्स्ट। कस्टमर फर्स्ट। आप प्रोडक्ट बनाएं, आप ऐनक बनाएं, बेहतरीन ऐनक बनाएं, और आप बोलें ये 200 की नहीं है, ये 400 की है, और मैं 400 भी भेजूँगा क्योंकि मैंने इसमें फ़लानी चीज़ लगाई हुई है, बेहतरीन है। अगर आपके कस्टमर को वो वैल्यू समझ आ जाती है, वो आपको 400-500 देना शुरू कर देगा। और अगर उनको वो वैल्यू नहीं नज़र आती, वो नहीं देगा, आपकी प्रोडक्ट बैठ जाएगी। उसको वैल्यू दिखनी चाहिए। आप जूते लेते हैं, एक कंपनी जिसके जूते बहुत चल जाते हैं, आप 10 लोगों को बताएंगे यार वहाँ से लिया था चप्पल, बहुत चला। और एक जगह से आप लेते हैं वो नहीं चलता, जैसे अब वो 500 का हो या 5 रुपए का हो, ठीक है, जो चीज़ नहीं चलती वो नहीं चलती। सो एट टाइम्स प्राइस डजेंट इवन मैटर। अब मैंने भी पान वाले की बात की, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक स्पेसिफिक जगह से पान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस पान की वैल्यू नज़र आती है। लोग एक सर्टन ब्रांड का सिगरेट पीते, लोग एक सर्टन जगह से पंचर लगवाते हैं, लोग एक सर्टन पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार वैल्यू वहाँ है। तो जिसके पास वैल्यू वहाँ पे लाइन लग जाएगी। 50,000 रोल पराठे की दुकानें कराची में 3-4 हैं जिनका नाम है। रोल पराठे में क्या है? कुछ होगी चीज़। सो कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें कस्टमर वैल्यू को आप सामने रखें, इज़ द राइट वे टू डू थिंग्स, और उसमें आपको वैल्यू मिलेगी इंशाल्लाह। अगेन, ये सिर्फ प्रोडक्ट बनाना एक काम है। एक स्टार्टअप में बहुत सारी चीज़ें, उसको सेल करना, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी लेके आना, बेहतरीन टीम बना ताकि वो सोच सके कि आप नए सॉल्यूशंस कैसे लेके आना है, कस्टमर सर्विस को बिल्ड करना, तो उसमें बहुत सारे एरियाज़ हैं। और पिछले दिनों मैकेंजी का एक आर्टिकल आया था कि एवरी कंपनी इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपनी, यानी कि पीपल डोंट रियलाइज़ हर कंपनी अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और अगर लोग ऐसे नहीं सोच रहे तो वो गलत कर रहे हैं। हर चीज़ इतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर ड्रिवन हो चुकी है। मैं फ़र्ज़ करें इम्तियाज़ स्टोर है, मैं सारी ज़िंदगी इम्तियाज़ स्टोर से अंडे ख़रीदता रहूँ, उन्हें नहीं पता चलेगा कि मैं ख़रीदता हूँ अंडे। लेकिन आपने एयरलिफ्ट से जितनी दफ़ा अंडे ख़रीदे होंगे मुझे पता होगा कि आपने ख़रीदे। सो नाउ आई नो कि आपकी एग कंजम्पशन क्या है। इम्तियाज़ स्टोर मुझसे 50x भी बड़ा हो ना, तो उसके पास वो डेटा ही नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपने पिछले 1 साल में कितनी दफ़ा अंडे और अंडों के साथ डबल रोटी ख़रीदी। मैं यूनिलीवर को ये बता सकता हूँ कि ये बंदे अंडे और डबल रोटी ख़रीदता है, इसलिए आप इसको ये वाला प्रोडक्ट बेचें। By the way, do you still have that data that you collected from Airlift and we have that data, लेकिन हम बाउंड है, हम उस डेटा को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अगर आप कंपनीज वो पढ़े उस पर वो एक लीगल चीज़ है, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली हम वो डेटा अभी सेल नहीं कर सकते। आई डोंट नो, उस पर यूज़ भी नहीं कर सकता खुद। एज एयरलिफ्ट तो शायद कर सकते हैं, ओके। लेकिन विद इन द बाउंड्स ऑफ जो डिस्क्लेमर्स हमने दिए हुए थे। अब वो एयरलिफ्ट की ब्रांड वो सब कहाँ जाता है, तो वो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मतलब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर की कितनी वैल्यू है डिफरेंट जगह पे। और सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज होती जा रही हैं। अगर आप देखें कि पहले क्रिकेट मैचेस में एक दिन बैनर्स लगे होते थे, अब वहाँ स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं, और इन स्क्रीन्स पे अब एड्स चेंज हो रहे होते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर से ड्राइव होते हैं।
उसका एक नेक्स्ट लेवल आ रहा है। उन स्क्रीन्स पे कुछ नहीं नज़र आ रहा होगा स्टेडियम में, उसमें सिर्फ एक ब्लू स्क्रीन होगी, और वो जिस मुल्क में ब्रॉडकास्ट हो रहे होंगे वहाँ पे उस मुल्क के एड्स नज़र आ रहे होंगे, समझ रहे हैं? यानी कि रन टाइम डिटेक्शन के थ्रू वो कन्वर्ट कर देगा उसको। तो लॉट, मतलब ये स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट की बात हो रही है। अभी मैं वर्ल्ड कप देख रहा था फुटबॉल का, उसमें ऑफ साइड का जिस तरह से वो बता रहे थे, एवरीथिंग इज़ सो डिफाइंड। फुटबॉल के अंदर वो लगा हुआ है कि सेंसर्स लगे हुए हैं। हमारी और आपकी ये सारी बातें भी इस वक्त रिकॉर्ड हो रही हैं, और ना सिर्फ वहाँ बल्कि मेरे फ़ोन में भी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको एड्स दिखाने शुरू कर देगा इस डिस्कशन से रिलेटेड। एब्सोल्युटली। और सो एवरीथिंग इज़ सो सॉफ्टवेयर ड्रिवन कि पीपल हैव टू, सारे फाउंडर्स को ये जहन में रखना है कि देयर प्रोडक्ट इज़ बेस्ड ऑन टेक। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हायर कर रहे, भले आपको रोल पराठा की दुकान पे, भाई जो वो बिजनेसेस जो कि अभी शुरू हो चुके हैं, जी बट दे सॉर्ट ऑफ मिस द टेक रेवोल्यूशन, वो टेक फोकस नहीं है। जी हाउ कैन दे बिकम टेक इक्विप्ड? बिकॉज आजकल मैं अक्सर सुनता हूँ लोग कहते हैं यार काश मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता। आजकल हाँ बिल्कुल बन जाए ना। देखें, इट्स नेवर टू लेट। आई एम 46, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग समथिंग रियली न्यू जो मैंने नहीं किया हुआ। इट्स नेवर टू लेट। ये भी एक फियर का पार्ट है यार, मैं तो 50 साल से अकाउंटिंग कर रहा था, मैं वो कैसे करूँ? आप आज यूट्यूब उठाएं, आपको 2 महीने लगेंगे एक बेसिक लेवल का सॉफ्टवेयर फॉर्म करने में, एंड यू डोंट हैव टू बिकम अ गीक। आप ये देखें कि आपकी फील्ड को वो कैसे हेल्प करता है, एंड स्टार्ट अर्निंग मनी थ्रू दैट। आप देखें कितने मीडिया एंकर्स हैं जिनके अब यूट्यूब चैनल्स बन गए, वो उससे ज़्यादा वहाँ से कमा रहे हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। और मेरे ख्याल में तो और कुछ नहीं, आप बेसिक से तो स्टार्ट करें ना, कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो अच्छी सीख ही सकते हैं ना। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मास्टर हो जाएं, आप अपने ही करियर को रीडिफाइन कर लेंगे जहाँ पे भी आप हैं। लेकिन बिल्कुल सॉफ्टवेयर से एसोसिएटेड होना इज़ काइंड ऑफ बिकमिंग मैंडेटरी। अभी नहीं, थोड़े अरसे बाद आपकी कंपनी एक सॉफ्टवेयर ले लेगी जिसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। So how do you suggest लोग वो स्किल्स पिकअप करें, वो जो सॉफ्टवेयर लिया है उसको सीखें बेहतर, या फिर नए सिरे से प्रोग्रामिंग ही सीखना शुरू करें? दोनों देखें। आप एक स्टेबल कंपनी में हैं और वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी वो उसमें की तरफ जा रही है, उनके सॉफ्टवेयर को पकड़ें, उसमें मास्टर हो जाएं, आपकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर सिर्फ वहाँ नहीं चल रहा। एक सॉफ्टवेयर को सीखने की वजह से आपका माइंडसेट जो है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो जाता है, और उसके बाद आप कहीं और भी फिट इन हो सकते हैं, आप अपनी भी वैसे कंपनी खोल सकते हैं। और उसमें इतहाशा चीज़ें हैं, मतलब अब देखिए, मैं पिछले दिनों एक यहाँ पे एक टॉलमन मॉल है, हाँ क्लिफ्टन में, वहाँ पे एक शॉप है एथनिक के नाम से, एथनिक चेन है ना कपड़ों की। उसके अंदर एक एम्ब्रॉयडरी की मशीन रखी हुई थी, उन्होंने ऐसे आवाम के लिए खोली हुई। उसमें आप जाएं, एक टच स्क्रीन है, उस पर आप अपना डिज़ाइन दें, बटन दबाएं, तो एम्ब्रॉयडरी की मशीन उस पर ना वो पूरा डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी कर देती है। ठीक है? और मैं ये सोच रहा था कि वो क्या है, वो हार्डवेयर इंटरफेसिंग की एक ज़बरदस्त एग्जांपल है। आपने सॉफ्टवेयर में इनपुट किया और वो मशीन एग्जैक्टली उसी पाथ पे, उसने पूरा, मैंने नाइकी का लोगो प्रिंट करवाया था, उसने बेहतरीन प्रिंट करके दे दिया, एम्ब्रॉयडरी करके दे दी। क्या मैं ये बना सकता हूँ पाकिस्तान में? या अगर मैं एम्ब्रॉयडरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्या मैं उस मशीन को ऑपरेट कर सकता हूँ? इस जैसी कितनी मशीन है जो मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। ये मशीन यहाँ लाना कितने की पड़ेगी? ठीक है, मतलब उस कंपनी में ना उसको ऑपरेट करने वाले को 20 बंदे होंगे आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट दे हैव। उनके लिए वो 20 बंदे इंपॉर्टेंट हैं। वही 20 बंदे अलकरम को भी चाहिए, वही 20 बंदे खाड़ी को भी चाहिए, वही 20 बंदे दूसरे को भी चाहिए। आपकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। So learn something. learn more and move towards technology. अब देखें, ये कैमरा है, इट्स कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड, ये सो शायद वाईफाई ऑपरेटेड भी हो, हर चीज़। सो जब हम छोटे थे और हम कहीं गाड़ी में जा रहे होते थे, बाइक पे जा रहे होते, हम इधर उधर देख रहे होते थे कि यार बोर्ड लगे हुए हैं साइड में। अब हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, हम यूँ बैठे होते हैं, इसका मतलब ऐड यहाँ नज़र आना चाहिए। ये क्या सॉफ्टवेयर है? एवरीथिंग। आपका टीवी, मोस्ट ऑफ योर टीवीज़ आर स्मार्ट टीवीज़, उनके सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। आप नेटफ्लिक्स देखते हैं फॉर टीवी, आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, सो मूवी वॉचिंग इज़ ऑन सॉफ्टवेयर। एवरीथिंग इज़ सॉफ्टवेयर।
तो उसमें तो आप मतलब सोचे भी ना कि अगर आप कुछ नहीं सीखेंगे, It's not optional anymore. इट्स नॉट ऑप्शनल एनीमोर. आप अकाउंटिंग में, आप मैन्युफैक्चरिंग में, आप किसी भी चीज़ में यू मस्ट नो. तो कुछ अभी मैकडोनल्ड में उन्होंने मेन काउंटर छोटा कर दिए और टच स्क्रीन पैनल लगा दिए. Yes. आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाएगी और आप जाके करना शुरू करेंगे. और मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि वो टच स्क्रीन पैनल भी ख़त्म हो जाए, आप वहीं बैठें, वहीं पे अपनी ऐप से ऑर्डर करें और टेबल पे लाके आपको दे दें. और तो वो स्क्रीन भी ओवर किल हैं अब, सब हर के पास तो स्क्रीन है अपनी. तो सो मैनी थिंग्स. मैं पिछले दिन इंग्लैंड गया हुआ था, मेरे पास कैश था. वो आधी दुकानों पे लोग कैश लेते ही नहीं थे. मतलब मेरी प्रॉब्लम हो गई, मुझे क्रेडिट कार्ड किसी से उधार लेना पड़ा, डेबिट कार्ड. यार वो मेरे पास कैश होता है, बहुत सारी दुकानों पे कैश चलते हैं. That's the opposite problem that we have here. एग्जैक्टली. तो बिकॉज इट्स पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर ऑल अलोंग. तो सारे स्टार्टअप्स को टेक फोकस होना बहुत ज़रूरी है. Alright, just to conclude now, what is your runway for the next 10 years? What are you planning? रनवे वही है सर जो एयरलिफ्ट के शुरू होने से पहले था, और शायद जो उससे भी पहले था. बस पाकिस्तान को चेंज करना है, पाकिस्तान को चेंज करना है. अगर मैं पाकिस्तान में 50,000 जॉब्स क्रिएट कर सकता हूँ ना, ठीक है, तो आई विल डाई वेरी वेरी हैप्पी. पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट करनी है, पाकिस्तान में एक पॉजिटिविटी की फ़ज़ा लेके आनी है, पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़े होते हुए देखना है. पता नहीं 10 साल उसके लिए काफ़ी है या नहीं, पता नहीं हमारी ज़िंदगी में होता है या नहीं. मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो कहीं ना कहीं कोई ये कहे कि यार इस बंदे की पाकिस्तान के लिए कोई कंट्रीब्यूशन थी. और दैट वुड बी, मतलब दैट वुड बी एन आउटस्टैंडिंग गोल, कि अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ कर सकूँ कि यार टेक में मेरा कहीं कोई नाम आ जाए, कुछ हो जाए. और सिर्फ नाम आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग दिल से समझें कि हाँ आई वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूटर. तो वो है, क्योंकि I would then I can say कि हाँ my life was well lived. My legacy भी हो और impact. बिल्कुल. मैं आपको बताऊँ, पता नहीं इसमें मेरी वाइफ जो है वो उनके पास कोई ब्रिटिश पासपोर्ट वगैरह, वो वहीं पैदा हुई थी. तो मेरे लिए बड़ी एक आसानी है मूव करने के लिए, मुझे इमिग्रेशन का वेट भी नहीं करना. और सो मैं एक ज़िम्मेदारी के लिए यहाँ हूँ, ठीक है, और ये मुल्क है, उसको ठीक करना है. और आजकल जो कुछ भी हो रहा है कतई नज़र, उसको भी फिक्स करना मेरी ज़िम्मेदारी है. मेरे ही जैसे लोगों ने इसको होने दिया है. हम सही वक्तों पे सड़क पे ना निकले की वजह से ये हो गया. हमें चाहिए था कि हम अपनी कंट्रीब्यूशन करते. हो सकता है कि हम वहाँ ना पहुँचते जहाँ हम अदरवाइज़ पहुँच सकते हैं. लेकिन कराची की एक पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की एक अपनी पॉलिटिक्स है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी से इसका ताल्लुक़ नहीं है. अब किसी भी पार्टी से हो, अपने हक़ के लिए खड़े हों, अपने हक़ के लिए, अपने राइट के लिए आवाज़ उठाएं. एक बस लास्ट चीज़ है जिस पर बात ख़त्म करूँगा. हमारे फोलियोथ्री में एक हमारे गार्ड होते थे, नज़ीर साहब. नज़ीर बड़ी बेहतरीन आदमी था. वो नज़ीर कभी कभी फ़ोन नहीं उठाता था. तो एक मौलाना तारिक जमील का एक बयान लगा हुआ था उसकी रिंगटोन में. मैं कई लोगों को मेंशन करता हूँ. तो वो फ़ोन मिलाते थे नज़ीर को, तो एकदम आवाज़ आती थी, तुम दुनिया से डरना छोड़ दो, कोई किसी का हक़ नहीं मार सकता, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ खड़ा है, बाकी सब बेकार की बातें हैं. और ये 4 जुमले ना रिपीट पे लगे होते थे. अब आप इसको गौर से सुने. तुम दुनिया से डरना छोड़ दो, कोई किसी का हक़ नहीं मार सकता, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ खड़ा है, बाकी सब बेकार की बातें हैं. ये 4 चीज़ें ना एसेंस ऑफ लाइफ है. आप ये पकड़ लें, ठीक है, आप आज़ाद हो जाएंगे. नज़ीर भाई तो बहुत वोक नज़ीर लेकिन भाई फ़ोन नहीं उठाते, तो उनके फ़ोन ना उठाने की वजह से हमारे ना हमारे हाँ, तो उन्होंने नज़ीर ने ना अभी भी बड़ी इज़्ज़त करता है. अभी कभी जाता हूँ तो गाड़ी शाड़ी साफ़ करके रखता है. बेहतरीन लड़का है. अहमद, it was such a pleasure talking to you. वैसे अब 2-3 घंटे और मैं आपकी बातें सुन सकता था. Thanks a lot. But I think we benefited a lot from this. Thank you so much for being here on काम कहानी. Most welcome. I hope somebody was listening. I hope कि किसी एक के कान में ये पड़ जाए, कोई एक भी चेंज हो जाए उसको देख के. I'll be very happy, inshallah. Thank you so much. And thank you for watching Kaam Kahani. Inshallah, see you in the next episode with the new Kaam Kahani. Thank you.